तो बात है ये मेरी पुरानी वीडियोस की। तुम जिस मर्जी वीडियोस को देख लो, मैंने खुद एनालाइज किया कि मैंने हर वीडियो में क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है। मैंने ये बात की है कि अपने दिमाग को यूज़ करो, मगर क्यों करो? क्या वजह है कि मैंने ये सोचा? अब तुम बोलोगे करना चाहिए वरना जंग लग जाएगी। मैं वैसे नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं बहुत से जिनमें से मैं 90% को तो बता भी नहीं पाऊंगा, एक दो हैं उनको बता देता हूँ, जिससे कि तुम भी समझ पाओगे कि क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब स्टफ जो मैं बता रहा हूँ ये किस लिए ज़रूरी है। तो ये बात है 10th बोर्ड्स की। तो वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा था एंड मेरा मैथ्स का पेपर था। मैथ्स में मैं सबसे अच्छा था क्लास में, लेकिन मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे बिकॉज मैं थोड़ा ईगोइस्टिक था, मेरी टीचर से नहीं बनती थी। और दूसरी बात की, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से था मतलब उस टाइम पर, तो वहाँ पर चीटिंग वगैरह होती थी और मैं चीटिंग मैथ्स के पेपर में तो नहीं करता था। तो मैथ्स के पेपर की बारी थी और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है, आई मीन जो बंदा नज़र रखता है हम पर, वो भी घूम रहा था। तो मेरा मैथ्स का पेपर था और मैं मैथ्स के पेपर को जस्ट लाइक जैसे रफ कॉपी में सम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर रहा था और मैं सेटिस्फाइड हूँ जितने मेरे नंबर आए थे। मुझे नंबर्स के पीछे उतना भागने की मज़ा भी नहीं आता था, मुझे मज़ा आता था क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मैं मस्त काटे बाटे भी मारे मैंने, और मैं रफ वर्क कर रहा था और उसमें मैंने काटा मारा और वो इन्विजिलेटर था, वो आया और उसने मुझे बोला खड़ा हो जा। उसने मुझे पूछा पर पहले कि तूने काटा क्यों मारा। मैंने बोला कि मेरे से गलती हो गई और मैंने इसलिए काटा मारा। और मैंने इतना ही बोला कि पीछे जो बच्चे बैठे थे बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त सब हंसने लग पड़े, क्योंकि मैंने थोड़ी फनी टोन में बोला था। आई मीन कि पहाड़ी में बोला था मैंने, ठीक है। तो वो बंदा बोलता खड़ा हो जा, मैं भी खड़ा हो गया। बोला तुझे टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं है? बोला तूने क्या बोला? मैंने बोला सर मेरे से गलती हो गई इसलिए मैंने थोड़ा काट दिया। बोला तुझे संस्कार नहीं दिए तेरे पेरेंट्स ने, फलाना धमकाना। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं किसी को भी हेट करता हूँ या किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मगर उस बंदे ने ऐसा क्यों किया उस टाइम पर, इसकी भी सिंपल सी वजह है, क्योंकि मैंने उसकी ईगो हर्ट की थी उसी एग्ज़ाम के दौरान थोड़ी देर पहले, जब वो परचुएँ लेके आए थे एक टीचर। यस, दिस इज़ हैपन एक्चुअली, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ के स्कूल्स में बहुत ही ज़्यादा होता है, सभी स्कूल्स में लगभग। तो वो आया था और मैंने नेगलेक्ट कर दिया था कि मैं नहीं लिखूँगा, आई मीन कि मैं अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। और उस बंदे ने बोला कि मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी नहीं, तू क्यों नहीं लिख रहा? आई से कि सर मैं बाद में कर लूँगा। वो बोलता कि तू बाद में कैसे करेगा? मैं बोलता सर खुद से। तो वो सब शौक में चले गए, क्योंकि मेरी इमेज वैसे नहीं बनी हुई थी कि ये बंदा पढ़ने वाला है, ये इसको समझ आती हैं चीज़ें। वो किसी और की इमेज थी, और जिस बंदे की या बंदी की वो इमेज थी उसको भी मैंने ही चीटिंग करवाई थी थोड़ी बहुत। तो वो भी उस बंदे ने देख लिया था और बोला था अभी नहीं तू उसकी चीटिंग क्यों कर रहा है? मैंने बोला मैं नहीं, ये मेरी चीटिंग कर रही है। और वो बंदा चुप हो गया था, उसकी ईगो पर बात आ गई थी। तो उसने बाद में उसका बदला लेने के लिए मुझे खड़ा किया वहाँ पर। इसको मैं क्या समझूँ? एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो कि एक 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, उसने ऐसी बकचोदी क्यों की? सेकंड केस, जब मैं नया गया 11th में, तो मुझे इतना ब्रेन वॉश किया गया था, मुझे इतना बोला गया था कि तू इतना केपेबल नहीं है, तू इतना लायक नहीं है कि तू साइंस पढ़ सके। बहुत से लोगों ने बोला था कि ऐसा है। मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता था लोगों की बातों पर, लेकिन एक बंदे हो आप, अगर आपको कुछ कोई बोल रहा है तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ ही जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अब मेरी बात सुनो। तो मुझे बोला गया, मेरे साइंस के टीचर ने बोला तू साइंस रखवा। बाकी किसी ने नहीं बोला, एक दो लोगों को छोड़ के जो मेरे घर के हैं। बाकी सब ने बोला कि तू तू नहीं कर पाएगा और तू स्कूल से जा रहा, तू फेल हो जाएगा, हमारी वजह से पास हुआ तू 10th में। ये उनकी स्टेटमेंट थी, ये उनकी उस टाइम पर स्टेटमेंट थी। और मुझे आज भी मतलब क्या बोलूँ, अब क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ पर। 5-6 टीचर्स से घेरा हुआ और बोलते कि तू जा रहा है किसी और स्कूल में, वहाँ पर साइंस है। वो उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो रोकना चाहते थे मुझे, जहाँ से मैंने 10th की थी, वहाँ पर सिर्फ आर्ट्स ही है। तो वो चाहते थे कि यहीं पर रहे, ये यहाँ की स्ट्रेंथ बनी रहे। लेकिन मैं जा रहा था तो मेरे को बोला गया कि तू नहीं पढ़ पाएगा। इवन तो मैंने स्कूल में बोला था कि मैं कॉमर्स रखवा रहा हूँ, मेरा पूरा मूड था नॉन मेडिकल रखवाने का। उन्होंने बोला तू नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा हार्ड है कॉमर्स। तो मैंने सोचा, मेरे सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ गई कि शायद मेरे लिए हार्ड हो, क्योंकि मैंने 9th और 10th में वहाँ पर टीचर्स भी नहीं आते थे क्लास में। 9th और 10th का मैथ्स मैंने खुद से पढ़ा है, मैक्सिमम 10th का। बहुत सी चीज़ें स्किप की हैं जिसकी वजह से मुझे अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती थी।
तो जब मैं 11th में गया तो मैंने कॉमर्स रखवा ली। इसका एक सेकंड रीज़न और है कॉमर्स रखवाने का, मेरी बेवकूफ़ी। जो मैंने फिल्में देखी थी, यूट्यूबर्स को फॉलो किया था, उन्होंने मुझे बताया कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता है, एजुकेशन इज़ वर्स्ट, इंडियन एजुकेशन इज़ वर्स्ट। मैं मानता हूँ हमारी एजुकेशन में बहुत सी खूबियाँ नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, घटिया है एक नंबर की, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी घटिया नहीं है जितनी हमने बताई है। घटिया है लेकिन उतनी भी नहीं है। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, पर द वे वी कैन एजुकेट आवर स्टूडेंट्स इन इंडिया वो बहुत घटिया है। हमें जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया जाता है वो घटिया है, ना कि एजुकेशन घटिया है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि एजुकेशन बेकार चीज़ है, भले ही मुझे समझ आती हो। मेरा ये माइंडसेट बन चुका था कि एजुकेशन एक बेकार चीज़ है, मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो बिजनेस लाइन में जाना है, या मुझे तो यूट्यूबर वाली लाइन में जाना है, या मुझे तो सिर्फ कोई स्किल सीखनी है और पैसा कमाना है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने कॉमर्स रखवा लिया। प्रोनाउंसिएशन में मेरी बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए सॉरी पहले। तो कॉमर्स रखवा लिया, और उसके बाद जब एक इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ, इतना ईजी टेस्ट, इतने बच्चों वाले सवाल जो कि एक 7th क्लास के बच्चे से पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल वो पूछे गए उस टेस्ट में। मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हुआ। मैंने बोला इतनी बच्चों वाली चीज़ें। तो मैंने 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद कॉमर्स को भी चेंज कर दिया साइंस में। और जैसे ही मैं साइंस में गया मैंने मैथ्स देखा वहाँ का, फिजिक्स देखी वहाँ की। तो फिजिक्स का चैप्टर आगे के चले थे, मैथ्स के चैप्टर आगे के चले थे। और मैं तुम्हें कुछ अपनी वो ठग मूवमेंट बता दूँ, मैं सैटरडे को गया, मेरी पहली बार साइंस की क्लास में मैथ्स वाले ने, जो हमारे मैथ्स वाले थे, वो आयोटा वाला चैप्टर चला हुआ था, 5th चैप्टर 11th क्लास का, और उसकी लास्ट एक्सरसाइज चली हुई थी, लगभग मिसलिनियस के आसपास ही। तो मैंने उनसे वो वाली पढ़ी, ना कि पीछे का मैंने कुछ नहीं, कोई डाउट सोल्व नहीं किया। और एक बंदे की कॉपी लेके चला गया, होमवर्क भी होना था मंडे को चेक, और एक टेस्ट होना था उसी चैप्टर का। तो मैंने तो उसकी पिछली कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। मैंने एक क्वेश्चन खुद से समझा, खुद से किया, कुछ यूट्यूब पर भी देखे, और जो मैंने होमवर्क किया था वो भी मैंने खुद से किया था। उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, उस बंदे ने बोला था, उस टीचर ने भी बोला था। लेकिन मेरे टेस्ट में जो पूरी क्लास थी, जो साइंस के सभी बच्चे थे, उनमें से मैं 2nd रैंक पर आया, 1 नंबर पीछे आया एक बंदे से, 10 आउट ऑफ 6 या 6.5। दूसरे बंदे के 7 थे या 7.5 थे, ऐसा कुछ, 1 नंबर कम था मेरा, मुझे याद है। तो वो बंदा उस बंदे के 10th में 650 कुछ इतने नंबर थे, और मेरे 10th में 561 नंबर्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ वहाँ पर कि मैंने अगर उन टीचर्स की बात मानी होती, मेरे मुंह में अभी गालियाँ आ रही हैं लिटरली उनके लिए। अब मैं क्या बोलूँ भाई अब इस सीन पर। अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो मैं अपने आप को कितना लो करके रखता। जिन फील्ड्स में मैं इतना अच्छा हो सकता हूँ, उन फील्ड्स में मैंने कितना डाउन करके रखता। इवन तो मैंने उसके बाद भी बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की। अब मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, ये दिक्कत की चीज़ है। तो देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। या कोई आपको गाइड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो आपके भले के लिए गाइड कर रहा है। ये जो टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम एवरेज जो आपके स्कूल में होंगे, बहुत से होंगे बड़े अच्छे टीचर्स होंगे, मगर मैं मैक्सिमम और एवरेज टीचर की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम बेकार होते हैं, वो आपको डाउन करके रखना चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और सेकंड चीज़, जो बंदा आपको बोले ना कोई काम नहीं कर सकते हो आप, वो सबसे घटिया चीज़ है। क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसा क्या कमी है तेरे अंदर? इस टाइम पर मैं जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा हूँ मैथ्स में। इवन तो मैं 12th कर चुका हूँ, मुझे मज़ा आता है। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा हूँ। नॉट फुल्ली कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लेवल तक कर पा रहा हूँ। मेरी कुछ लेवल तक थिंकिंग बन चुकी है वहाँ तक। ये बेवकूफ़ी है। ये कहना कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है, कोई बंदा बेवकूफ़ है, इससे घटिया और बेकार चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी कोई। अगर तुम्हें लग रहा है ना कोई बंदा तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा है बहुत खतरनाक वाली, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपना दिमाग लगाओ। माँ बाप तुम्हें कोई एडवाइस दे रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अब तुम बोलोगे कि हम एडवाइस किसी की कैसे फॉलो करें, या तुम मेरी एडवाइस ले रहे हो, तुम मेरी एडवाइस कैसे फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा मेरी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करो। दिमाग लगाओ अपनी जो आज तक तुमने अपनी जो हिस्ट्री देखी है, जो तुमने आज तक कांड किए हैं, उन पर अपना दिमाग लगाओ। क्या मेरी बातें सही हो रही हैं, या मैं बकचोदी कर रहा हूँ इधर बैठकर? सबसे पहली चीज तुम्हें ये समझना पड़ेगा, उस बंदे से एडवाइस लो जो उस प्रोफेशन में बेस्ट हो। अगर कोई मैथ्स का टीचर हिंदी का कोई चीज बता रहा है तो मत सुनो,
या सुन भी रहे हो तो मत अप्लाई करो। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई एक्सपर्ट है किसी एक फील्ड में तो तुम उसकी उसी फील्ड की बात सुनो, दूसरी फील्ड की बात सुनो, लेकिन उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पहली वाली को भी बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लेकिन उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी वाली के बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है। तो उसके लिए तुम्हें एडवाइस चाहिए भी क्यों, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करो। अगर तुम्हारे पास कोई गाइड करने वाला रियल लाइफ में पर्सन है जो तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो तो तुम एक लकी पर्सन हो। तुम्हारा कोई बड़ा भाई है तुम्हारे पास और जो तुम्हें गाइड कर सकता है, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है और उसने डीप में चीज़ों को समझा है, तो तुम एक लकी पर्सन हो। तुम्हारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पर लोगों को पता है, अवेयर है लोग, तो वो तुम लकी पर्सन हो। यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, मुझे जेई के बारे में 12th में पता चला। जेई नाम का भी एग्जाम होता है, इवन तो मैं पीसीएम से हूँ। मुझे ये 12th के मिड में पता चला कि जो डमी स्कूल है वो नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोचिंग नाम की चीज़ मुझे मे बी 11th के एंड में ही पता चली थी, और जेई के बारे में अच्छे से। तो क्या करें भाई, क्या करें? मैं कोप नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी जो गलती बिल्कुल भी नहीं थी। मैं खुद मान रहा हूँ 90% मेरी गलती थी, लेकिन जो 10% थी उसी की वजह से जो 90% है वो भी हुई है। लेकिन क्या करूं, मैं उस पास्ट को लेके बैठा रहूं? नहीं ना। इसलिए दोस्त, पास्ट को भूल जाओ, एक सेकंड पहले वाले को। माफ करना, थोड़ा गुस्से वाला और आ गया था। हाँ देखो, अब अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम इतने कैपेबल हो चुके हो कि तुम क्रिटिकली चीज़ों को समझ पाओ और डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, तो उसके बाद जो भी तुम करोगे 100% तुम्हारी गलती होगी। इन फ्यूचर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी फील्ड में जिसमें मैं होना चाहता हूँ, तो मेरी 100% गलती है। अगर मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट इट। और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आगे काम करूंगा, मैं उस पर रिग्रेट नहीं करूंगा कि जो पास्ट में हो गया। एक सेकंड पहले जो ये पत्ता इधर हिल रहा था वो वैसे सेम नहीं हिलेगा। ओके, तो ये बेवकूफों की तरह ये कोप करना बंद करो कि हम अपने बड़ों की बात मानेंगे और आज्ञाकारी लोंडे बनेंगे। बेवकूफ हो तुम अगर तुम ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या कोई भी हो। तो तुम बोलोगे हम ट्रस्ट किस पर करें या किस पर ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे की कभी बात मत मानना कि जो बोले कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। ये तो वो पूरा लॉजिक बता रहा है। अगर तुम पैरालाइज हो, तुम्हारी लातें काम नहीं करती, कोई तुम्हें बोले कि तुम शायद कभी नहीं चल पाओगे, तो तुम उसकी बात मत मानो। अगर कोई डॉक्टर बोले, कोई न्यूरोसर्जन बोले, कोई प्रोफेशनल बोले, तब तुम उसकी बात को थोड़ा बहुत मान सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कभी कोई काम कर ही ना पाओ। मे बी तुम प्रैक्टिकली ना चल पाओ, तुम अपनी टेक की फील्ड में जाके खुद के लिए आर्टिफिशियल चीजें बना पाओ, या मे बी इन फ्यूचर तुम कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो जिससे तुम्हारे लाते आ जाए। डिसप्रूव करो लोगों को, डिसप्रूव करो लोगों को। खुद को डिसप्रूव करो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, उसको करके दिखाओ। दैट्स द मेन थिंग। विल पावर सभी के पास होती है, सभी एक दिन में 16 घंटे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन डेली पढ़ के बताओ ना, कंसिस्टेंसी के साथ। वहां पर फटती है सबकी। 3 दिन नहीं हो पाता किसी से। 3 दिन भी मैंने बहुत बोल दिए। एक दिन में तो कोई पढ़ लेता है, एग्जाम से पहले तो हर कोई पढ़ लेता है। टॉपर से टॉपर, फेलियर से फेलियर, तब तो एक प्रेशर होता है, वो तो एक अप्लाइड फील्ड होती है बाहर की, तब तो कोई भी कर लेता है। लेकिन बिना अप्लाइड फील्ड के खुद की विल पावर से करके दिखाओ ना चीजें, खुद की कंसिस्टेंसी से करके दिखाओ ना। दैट्स द मेन थिंग जहां पर मैंने सबसे ज्यादा लैक किया है। मैंने कंसिस्टेंसी में सबसे ज्यादा लैक किया है अपनी लाइफ में। जस्ट लाइक इंडियन डाइट प्रोटीन में करती है। मेरे अकॉर्डिंग सबके पास विल पावर है, सबके पास पोटेंशियल है, सबके पास इनफाइनाइट लेवल ऑफ पोटेंशियल है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं। कोई नहीं बताएगा अब तुम्हें। तुम अब 15-16 साल के छोटे हो चुके हो, अब तुम्हें फ्यूचर में कोई कंसिस्टेंट नहीं बना पाएगा, तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। अगर तुम पहले नहीं थे, कोई तुम्हें डंडे मार के नहीं बैठाता था, या तुम्हें खुद का इंटरेस्ट नहीं था बचपन से बैठने का एक जगह पर और काम करने का, तो अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है। लेकिन तुम बोल रहे हो कि मेरी जो कंडीशनिंग बेकार हुई है, फलाना बेकार हुआ, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, फलाना नहीं अच्छा, मेरे टीचर्स बेकार हुए, जो कि मैंने भी अभी कोप किया, मैंने मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो अब मेरी लाइफ पर जीरो इम्पैक्ट डालेंगे इन फ्यूचर। पास्ट में डाला होगा, लेकिन इन फ्यूचर जीरो इम्पैक्ट डालेंगे। मेरी लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने अपनी मर्जी से चूज़ की हैं।
ये पैदा की हैं और मैं इनको अपनी मर्जी से रिमूव करूँगा, अपनी मर्जी से सक्सेसफुल होऊंगा, ना कि किसी की वजह से। शायद बहुत से फैक्टर होंगे, बहुत से, जो बोलते हैं ना कोई बच्चा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, वो वाला सिस्टम होगा। आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जो पास्ट में हो चुका होगा वो, मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो 15-16 साल से पीछे की ज़िंदगी है वो थोड़ी बहुत कंट्रोलेबल होती है। लेकिन इसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी कंट्रोलेबल है, मैंने 15-16 साल बहुत बोल दिया, अगर आप हमारे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह वगैरह, उनकी जो चीज़ें पढ़ोगे, तो जो मेरी एज में, मे बी 17 की एज में थे या 19 की एज में थे, मुझे सही से याद नहीं, वो उस टाइम पर वो फांसी को स्वीकार हो गए थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पर। वो अपनी डेथ से पहले मे भी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे या कुछ नया सीख रहे थे, जहाँ तक मैंने सुना है। तो वो कितने ऊपर थे भाई इस एज में। एज इज जस्ट ए नंबर। यस, मैच्योरिटी एज के साथ जरूरी नहीं है एज के साथ ही आए। एक 16 साल का बंदा एक 60 साल के बंदे से ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जो 60 साल वाला बंदा है वो मतलब ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने लोग हैं जो अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं कर पाते दूसरे से बात करते वक्त। या कितने लोग हैं वो जो देखते हैं कोई अब से छोटा बंदा है, या ऐसे जैसे कॉलेज में होता है ज़्यादातर, जो क्लर्क वगैरह होते हैं स्कूल में, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ टीचर्स। लेकिन एक 17-18 साल का बंदा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। वो ऐसे कंट्रोल नहीं कर रहा था कि उसको थप्पड़ ना पड़े, वो इसलिए कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो सिचुएशन को समझता है, वो चीज़ों को समझता है, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लगा रहा है कि मेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा इस टाइम पर। गुस्सा करना इज़ अ गुड थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि बैड थिंग है, गुड थिंग। आई मीन कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अपना एंगर दिखाना पड़ता है ताकि लोग समझ पाए। मैं सिंपल सा मतलब बोल रहा हूँ, आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेना आना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा अपने मजे बंद कर दो, अपना गेम प्ले बंद कर दो या अपनी बकचोदी बंद कर दो दोस्तों के साथ, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये जो तुम रील्स देख रहे हो रात भर जाग के, गेम्स खेल रहे हो, ये नहीं है पार्ट ऑफ लाइफ। ये तुम्हें प्रोवाइड हुई हैं चीज़ें, ये वैसे नहीं है। ये तुम्हें कंडीशनिंग बहुत गंदी बारी कर रहे हैं तुम्हारी, तुम्हें एक ऐसी लूप में लेके जा रहे हैं जिससे बाहर निकला इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। देखो दोस्त, समझो चीज़ों को, जानो चीज़ों को, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो मत करो। तो यार सॉरी फॉर अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, मैं थोड़ा फ्लो में आ गया था। मज़ा आ रहा था वैसे, बड़े टाइम के बाद थोड़ी इतनी एक्साइटमेंट के साथ बात की, और ये सेटअप बड़ा सही लग रहा है मेरे को। मैं थोड़ी क्लिप्स दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया। ये यहाँ से तोड़े हैं पत्थर से, जैसे कुछ बेलें और उनसे बना दिया। इधर मैंने स्टैंड का। काम करो भाई, काम करो, मैं भी काम करूँगा, तुम भी काम करो, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, भूल जाओ बाकी चीज़ें, काम करो। डन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।